Hello students, welcome you all. Welcome in the class of accountancy, class 11th, where in the previous classes we were dealing about the rectifications of error. Students, as we have dealt that the rectifications of error is the re-establishment of the avoided principle that is ignored by the accountant when while making the books of account. हमने बातें की थी कि अकाउंटिंग एरर क्या होती है, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग एरर होती है, उनमें से कुछ मेजर अकाउंटिंग एरर्स की हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन की थी। आज उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एरर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनको रिमूव किया जाता है, अकाउंटिंग बुक्स में उनके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। So let us talk about the major accounting treatment and the rectification of some important errors. जैसा कि आपको बताया गया था आपकी पिछली क्लासेस में, that is major accounting errors can be categorized under two categories, whether the errors which affect the trial balance or the errors which do not affect the trial balance. इन एरर्स को हमने दो कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया था, वो एरर्स जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं या वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। हमने बताया था कि यूजुअली वो एरर्स जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं वो नॉर्मली दैट आर वन साइडेड एरर, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी दैट इज टू साइडेड एरर। इन टू साइडेड एरर्स के मेजर एग्जांपल्स को हमने डील किया था एज एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल Apart of the error of principle, we have also discussed about the error of wrong account posting, and fourth, that is error of recording in wrong books of original entry. Students, in the previous class we have discussed that is what is error of omission. Error of omission क्या होती है इसके बारे में हमने जाना था। हमने बताया था कि एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल या ऐसी तमाम एरर्स जो हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं वो क्या होती हैं, किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं, और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि ये एरर्स किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स से रिमूव की जाती हैं या इनके इफेक्ट को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज error of omission, removal of error of omission. Removal of error of omission. यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरर्स ऑफ ओमिशन में हमने बताया था कि वो एरर्स जो कि अकाउंटिंग बुक्स में बिल्कुल ओमिटेड हो जाती हैं, यानी नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में उन एरर्स को हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। सपोज अगर हमने 10,000 रुपए के गुड्स को परचेज किया तो ऐसी कंडीशन में परचेज करने पे
हमारे जो कैश है की बैलेंस है, कैश की बैलेंस रिड्यूस हो जाएगी, एज वेल एज स्टॉक के बैलेंस को हम इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज करने के कारण हमारे जो वैल्यू है असेट्स की, स्टॉक की, वो इंक्रीज होगी, एज वेल एज हमारे कैश की वैल्यू रिड्यूस होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली हमारे परचेज के वैल्यू को और परचेज के ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो एज वेल एज जितनी वैल्यू से हमारा परचेज का किया हुआ स्टॉक बढ़ेगा उतनी ही वैल्यू से कैश की पेमेंट रिड्यूस होगी। इट मीन्स देयर इज नो टोटल इम्पैक्ट ऑन द असेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमारी जितनी वैल्यू की असेट्स इंक्रीज हुई उतनी ही वैल्यू कैश से रिड्यूस हुई। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल इम्पैक्ट है हमारे असेट्स का वो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारा टोटल असेट्स 1,00,000 रुपए का है, जिसमें से हमारे पास 50,000 रुपए कैश है और 50,000 का स्टॉक है। अगर हमने एक 20,000 का स्टॉक परचेज किया तो ऐसी कंडीशन में 20,000 रुपये हमारे कैश के बैलेंस के रिड्यूस हो जाएंगे और कैश का बैलेंस बचेगा हमारा 30,000। मीनवाइल हमारा 20,000 का स्टॉक इंक्रीज होने के बाद ये स्टॉक की वैल्यू हमारी हो जाएगी 70,000। इट मीन्स अगेन द टोटल वैल्यू ऑफ द assets remains same, that is 1,00,000। और यही कारण है कि हमारे जो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस है इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाता है और उसके बाद भी ट्रांजैक्शन जो है गलतियों को शो करता है, लेकर के बैठा रहता है। ऐसी कंडीशन में इसकी रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस नॉट में से, इस नॉट रिकॉर्डेड वर्ड में से रिकॉर्ड नॉट वर्ड हटा दें, यानी इट शुड बी रिकॉर्डेड। अगर इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर दें तो ऐसी कंडीशन में जिन गलतियों की हम बात कर रहे हैं वो गलतियां अपने आप रिमूव हो जाएंगी और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही बैलेंस शो करेगी। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द रिमूवल ऑफ दिस एरर, दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ these transactions which have been totally omitted. For example, a purchase of rupees 1,000 was omitted, then in such case rectification will be simple the entry of this transaction which will purchase account debited to cash or creditors account. Okay, when we talk about this entry, then ultimately the omission effect of omission will be removed itself। यानी जैसे ही हमने इस एंट्री की रिकॉर्डिंग की, जैसे ही हमने इस एंट्री को अपनी फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया, उस एंट्री को छूट जाने से लेकर के जो भी गलतियां या जो भी मिसलीडिंग्स हो रही थी वो अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे उस बुक्स ऑफ अकाउंट में मिसलीड कर रहे थे अब वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ शो कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली showing with their exact value. Hope the treatment of error of omission is very much clear to you, and let us talk about some rectification of some more errors, that are errors of principle. अगर हम बात करें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की तो इसकी रिमूवल के लिए हमें इसकी गलतियों के मेन रूट कॉज को समझना होगा, यानी हमें समझना होगा कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्यों होती हैं। तो जहाँ तक हमने बात की थी अपनी पिछली क्लासेस में कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो होती हैं वो ऐसी एरर्स होती हैं जब अकाउंटेंट
कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में अंतर नहीं कर पाता है। वेल द अकाउंटेंट डू नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम। तो अगर हम बात करें रिमूवल्स की कि एरर ऑफ प्रिंसिपल की रिमूवल कैसे होती है, तो सबसे पहले हमें इसके कॉज को समझना होगा। दैट इज ड्यू टू नॉन क्लियरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट between capital and revenue item। यहाँ हमें समझना होगा कि जो कोर बिजनेस नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, नॉन कोर और इरेगुलर बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, दैट आर कैपिटल आइटम। लेकिन अगर रेवेन्यू आइटम्स की बात करें तो दीज आर regular and core business operation, core business operation। in that case we could say कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारे रेगुलर बिजनेस आइटम से रिलेटेड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो कैपिटल आइटम होगा, और अगर हमारे रेगुलर बिजनेस से पर रिलेटेड है तो वो रेवेन्यू आइटम होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि परचेज ऑफ प्लांट इज अ नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज इरेगुलर इन नेचर ऑल्सो। हम जब प्लांट परचेज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्लांट आर इरेगुलरली परचेज, बट द परचेज ऑफ स्टॉक is regularly made in the books of account, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टॉक का परचेज है वो रेगुलर ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और रेगुलर ट्रांजेक्शन को हम रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं। मीनवाइल अगर प्लांट का परचेज है तो वो इरेगुलर बिजनेस के कारण हमारा कैपिटल आइटम माना जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्लियरली समझ लिया तो इसका मतलब हमने इस रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया जिस रूट कॉज के कारण ये इस टाइप की एरर एग्जिस्ट करती है। एज आई सेड कि एरर ऑफ प्रिंसिपल टेक प्लेस ड्यू टू द नॉन क्लियरेंस ऑफ क्लियर डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। अगर हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के अंतर को अच्छे से समझ लें तो इन गलतियों को दोहराने में या इन गलतियों को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने में किसी भी तरीके से जो है रीजनेबल फैक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमें इन दोनों के बीच की क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं पता है तो ऐसी कंडीशन में हमसे ये मिस्टेक यूजुअली हो ही जाएगी। सो होप द मेन कॉज ऑफ दिस doubt is very much clear to you, that is the distinction between capital and revenue item, where as I said the capital item are non-core or irregular business operation, for example purchase of plant, and revenue items are regular and core business operation, for example purchase of stock. So when we made this type of mistake, what is the rectification of these error? Let us talk with an example. For example, purchase of machinery debited to purchase account. In such condition, when this type of error took place, we have to identify that what is the real part or error part and what is the
ideal part. You can say correct part. So when we talk about this, that is real or ideal. So in the previous example, in the example given before you, that is the ideal transaction. Ideal transaction is purchase of machinery, and therefore the machinery should be recorded in debit side, and in the uh, actual entry the purchase account has been recorded by default. So this is the real part which has been erroneously recorded as purchase account in this example. So when we talk about this example, the purchase account is ultimately required to be posted in opposite, recording in opposite side, and machinery should be recorded in same side where it should be recorded. As we are purchasing the machinery, it should be debited, and similarly we have already purchased the recorded the purchase, it should be recorded in opposite. Therefore the entry for the same will be as purchase machinery account debited, machinery account debited to purchase account, and it will be a rectificational treatment. Hope the concept is very much clear to you regarding the rectification of error of principal. यहाँ हमने बताया कि जो एरर्स होती हैं उन एरर्स में हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में अंतर नहीं कर पाते और कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल मान करके रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने मशीनरी परचेज की और परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो रियल पार्ट है या जो एरर पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करें और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करें उस आइडियल पार्ट को जो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब हमने देखा कि हमारे एग्जांपल में परचेज अकाउंट को हमने गलती से बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड कर दिया है इन डेबिट साइड, एंड अल्टीमेटली द मशीनरी इज नॉट रिकॉर्डेड हियर। इन दैट केस द ट्रीटमेंट ऑफ दिस error, or you can say the rectification of this error, as the error part should be recorded in opposite and the ideal part or the correct part should be recorded in same side, है ना। तो अल्टीमेटली हमने चूंकि प्रीवियस एंट्री में मशीन परचेज को डेबिट किया था तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे अपोजिट में, और मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था तो इसलिए मशीनरी को डेबिट कर देंगे और हमारी रेक्टिफिकेशनल एंट्री हो जाएगी दैट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इस टाइप के और भी एग्जांपल हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डील करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। टिल देन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सम मोर errors and let us talk about their rectification also. Later on, as we have discussed the major concept and accounting treatment of as related to the rectification of error of omission and error of principal, now we will deal about the rectification of error of wrong account posting, जहां हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग की। यानी जब हम गलती से किसी गलत अकाउंट को किसी गलत ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, बट दिस रिकॉर्डिंग आर ऑलवेज मेंशन इन द सेम साइड। एज फॉर एग्जाम्पल, when we purchase
a goods of from Mr. Ram, but recorded in the books of Shyam. However, the purchase account is correctly recorded. Here, the additional information should be given in the question. Actually, you can say that must be given in the question कि आपका अदर पार्ट बिल्कुल सही है, अपोजिट पार्ट बिल्कुल सही है, एक ही साइड में आपने किसी दूसरे अकाउंट को अननेसेसरीली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप जिस गलती को दोहराते हैं या जो गलती बुक्स ऑफ अकाउंट पे लाते हैं, दैट इज एरर ऑफ रॉन्ग अकाउंट पोस्टिंग, यानी हम गलत अकाउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं अपने किसी ट्रांजेक्शन में जिसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम रॉन्ग अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका अभी जैसा हमने बताया कि दैट रिमूवल शुड बी made with keeping key term in the mind. That key term is ideal or correct part in the same side, and as well as real or error part in the opposite side. It means when we talk about कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस ट्रांजेक्शन को, जिस अकाउंट को हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, उस गलत ट्रांजेक्शन को, उस गलत अकाउंट को हम अपने अपोजिट साइड में दिखाते हैं, यानी इससे पहले जिस साइड में दिखाया गया उसके अपोजिट साइड में, और अल्टीमेटली जो आइडियल पोर्शन हर एंट्री का जिसे रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे सेम साइड में दिखाते हैं. एज एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन गिवन बिफोर यू दैट a purchase of goods from Mr. Ram should be credited here because he is the actual giver. Okay, है ना. अल्टीमेटली मिस्टर राम को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से मिस्टर श्याम को क्रेडिट कर दिया. अब एज द इफेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन वी हैव टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ श्याम in the debit side, as the rectification entry will take place as Mr. Shyam will be debited in the books of account and Mr. Ram will now be clearly recorded in the books in the credit side. As the entry is very much clear before you कि हमने जिस मेन पार्ट को, जिस आइडियल पार्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए था, उस आइडियल पार्ट को सेम साइड में रखते हैं और जो पार्ट हमारा गलत है उसको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है, तो दिस वाज द मेन की टर्म ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन विच शुड बी यूज्ड व्हाइल मेकिंग द ट्रीटमेंट, व्हाइल मेकिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन. इन दिस केस जहां हमने जाना कि जब हम किसी गलत अकाउंट को गलती से आइडेंटिफाई कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती से रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसकी रेक्टिफिकेशन का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर हमने गलती से किसी अकाउंट को रिकॉर्ड किया है तो उस अकाउंट को हम अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर दें जर्नल में, और अल्टीमेटली जिस अकाउंट को रिकॉर्ड होना चाहिए उसे हम सेम साइड में कर देते हैं. जैसे हमने पीछे वाले इस एग्जाम्पल में गुड्स राम से परचेज किया था तो राम को क्रेडिट करना चाहिए, बट गलती से हमने श्याम को क्रेडिट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में श्याम को रेक्टिफिकेशनल एंट्री में हम डेबिट कर देते हैं और राम अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं. एज पर द इफेक्ट द राम विल अल्टीमेटली क्रेडिटेड एंड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस एंट्री द श्याम्स अकाउंट विल क्लियर नाउ. जितनी वैल्यू से हमने पिछले ट्रांजेक्शन में राम को क्रेडिट किया था
श्याम को क्रेडिट किया था उतनी ही वैल्यू से अब डेबिट करने के बाद श्याम के इफेक्ट को इस ट्रांजेक्शन के लिए पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को हमने पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर लिया। होप दीज इनिशियल 3 एरर्स are very much clear to you, and the rectification related to that are also almost clear to you. In the next class we will deal with the rectification of recording in the wrong books of account, wrong books of original entry, and later on we will also discuss the practical example in this regard. Till then, take care. Goodbye.